स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो के साथ आपके पुराने चैनल पे। आज हम लोग संविधान दिवस के अवसर पे जानेंगे कि भारत का संविधान बनाने का असल जर्नी कहाँ से शुरू हुआ और कब एक भारत का अपना संविधान होगा, ऐसी विचार भारतीयों के बीच में आए। ऐसे तो माने तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से ही भारत में कानून बनने शुरू हो गए थे। हमारा संविधान जो कि 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स में बंटा हुआ है। इनिशियली ये 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे। लेटर ऑन अमेंडमेंट के द्वारा इसमें 4 शेड्यूल्स और जोड़े गए। असल में सबसे पहले एम.एन. रॉय ने सजेस्ट किया था कि आइडिया दिया था कि भारत में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए जिसका काम भारत का अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करने का काम होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने ये सजेशन 1934 में दिया था। उसके बाद इन्होंने स्वयं 1944 में एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। 1934 में एम.एन. रॉय ने खुद से एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था। एम.एन. रॉय एक जाने माने कम्युनिस्ट लीडर थे। इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना ड्राफ्ट किया था जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, इसमें इन्होंने ढेर सारे लेबर्स लॉस और लेबर्स राइट्स को रिकॉग्नाइज किए थे। इसके बाद इनका जो 1934 में इन्होंने आइडिया जो दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए इंडिया का जिसका काम हो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। एम.एन. रॉय के डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट 1940 में जाकर के मानती है। 1940 में उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिथगो ने एक ऑफर लेकर आए जिसका नाम था अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर में लॉर्ड लिथगो ने कहा कि जो उस समय के वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, जो एक कैबिनेट की तरह काम करती थी, अभी जिस तरह कैबिनेट वर्क करता है उसी तरह गवर्नर जनरल के कैबिनेट के तौर पे काम करती थी वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लॉर्ड लिथगो के अगस्त ऑफर में पहला जिक्र था कि वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस की संख्या को बढ़ाई जाएगी और इसी के साथ साथ इन्होंने कहा कि भारतीय अपना एक संविधान बना सकते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं। ये अगस्त ऑफर में ये 2 ऑफर लेकर आए थे लॉर्ड लिथगो। बदले में इन्होंने शर्त रखा था कि इस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्ल्ड वार सेकेंड में इन्वॉल्व है उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया सपोर्ट करे वर्ल्ड वार सेकेंड में। लेकिन ये अगस्त ऑफर फेल रहता है, ये मुस्लिम लीग के पुरजोर विरोध के कारण, और इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। अगस्त ऑफर के फेल होने के बाद उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल इंडिया में एक मिशन भेजते हैं जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में इंडिया आता है। क्रिप्स मिशन के अध्यक्षता स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। ये क्रिप्स मिशन भी 2 मुद्दों पे बात करता है। एक कहता है कि इंडिया जो है वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से सिसीड हो सकती है और ये कन्वीन कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। मतलब ये क्रिप्स मिशन भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनाने का जिक्र कर रहा था, लेकिन क्रिप्स मिशन भी फेल रहता है। इसका भी बात ना ही इंडियन नेशनल कांग्रेस मानती है ना ही मुस्लिम लीग। तो क्रिप्स मिशन का फेलियर का ही नतीजा रहता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है अगस्त 1942 में इंडिया में। ये इसको लीड कर रहे थे महात्मा गांधी। क्विट इंडिया मूवमेंट को इंडिया में लीड कर रहे थे महात्मा गांधी, जो क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद आता है। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट कैबिनेट मिशन प्लान लेकर आती है जो फरवरी 1946 में उस समय के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली इंडिया में भेजते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान क्रिएट करता है इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, और इसका मेन ऑब्जेक्ट था कैबिनेट मिशन प्लान का ट्रांसफर ऑफ पावर करना पीसफुली। ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों इंडियंस को वापस करना पावर पीसफुली, इसका मेन मकसद था कैबिनेट मिशन का। इस बात पे एग्री हुए थे कि अगर वर्ल्ड
वॉर सेकेंड में इंडियंस हमारी मदद करेंगे तो हम इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स को ये डर था कि अगर हम छोड़कर चले जाएं तो इंडिया उस समय दो धड़ों में बंट चुका था। एक मुस्लिम लीग का धड़ा जो माइनॉरिटी सेक्शन की बात करता था, और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का धड़ा। ये दोनों बंट चुके थे, तो इनके बीच में पीसफुली सब कुछ हो जाए और ट्रांसफर ऑफ पावर ब्रिटिश से इंडियन के बीच में पीसफुली हो जाए, ये कैबिनेट मिशन इंश्योर करना चाह रही थी। तो कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूएंट करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और वर्क स्टार्ट कर देता है ट्रांसफर ऑफ पावर का। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला बैठक बैठता है, जिसका अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है, जो कि एक टेम्पोररी हेड होते हैं इस असेंबली का। ये जो 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला बैठक बैठा था, पहला मीटिंग बैठा था, इस मीटिंग का मुस्लिम लीग बैकआउट कर रही थी, और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में भी कुछ तनाव था, जिसके कारण बहुत ही कम मेंबर इस मीटिंग में आए थे। दैट्स वाई ये 9 दिसंबर 1946 का जो मीटिंग था ये कंप्लीटली फेल रहा था, इसका कोई नतीजा नहीं निकला था। और इस मीटिंग में टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाए गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सच्चिदानंद सिन्हा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल मेंबर थे 389 इनिशियल मेंबर थे, लेकिन इंडिपेंडेंस मिलने के बाद और इंडिया का पार्टीशन होने के बाद इंडिया में टोटल 299 मेंबर बचे, और बाकी जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे वो पाकिस्तान चले गए थे। तो पार्टीशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल मेंबर बचे थे 299, और इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टोटल मेंबर थे 389। यहाँ 9 दिसंबर 1946 को जो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मीटिंग बैठा था, मुस्लिम लीग का कहना था कि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो स्ट्रांग है, और मुस्लिम लीग के लिए और पाकिस्तान के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए। इनके कहने के पीछे लॉजिक था कि जो टोटल 389 मेंबर्स हैं, उसमें से केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस का 208 मेंबर है, तो इसमें स्ट्रांग है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो माइनॉरिटी की बात और मुस्लिम लीग्स की बात इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं सुनी जाएगी, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बायकॉट 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग कर रही थी। फिर इसके बाद उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की दूसरी बैठक बैठती है। इसमें परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बने वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है, जिसका प्रेसिडेंटशिप और अध्यक्षता दी जाती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये 7 मेंबर्स का एक कमेटी था, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसका मेन फ्रेम को तैयार करना। इस काम में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 मंथ और 18 दिन लगे। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ। अब लोगों के बीच ये कंफ्यूजन रहता है, और लोग ये कहते हैं कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीटली तैयार हो गया, लेकिन कमेंसमेंट और इन्फोर्समेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीटली हुआ 26 जनवरी 1950 को। लेकिन ऐसा नहीं है। 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल ऐसे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 26 नवंबर 1949 को ही कमेंस हो गए थे, और रेस्ट ऑफ द आर्टिकल
26 ऑफ जनवरी 1915 को कमेंस हुए थे। तो वो 16 आर्टिकल 16 आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल 394 कमेंसमेंट की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बोलता है कि आर्टिकल 394 को इंक्लूड करते हुए आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 9, 8, आर्टिकल 9 जो कि सिटीजनशिप के मुद्दे से जुड़े हुए आर्टिकल थे, ये कमेंस हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आर्टिकल 60 जो प्रेसिडेंट के ओथ से रिलेटेड है, वो कमेंस हो जाएंगे। आर्टिकल 324 जो इलेक्शन कमीशन की बात करता है, ये इन्फोर्स हो जाएंगे। आर्टिकल 366 जो डिफिनेशन क्लॉज डिफिनेशन बताता है, वो कमेंस हो जाएंगे। आर्टिकल 367, आर्टिकल 372 ये कमेंस हो जाएंगे। इसी के साथ आर्टिकल 380, 388, 391 ये तीनों आर्टिकल अब रिपील हो चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी कमेंस हो गए थे 26 ऑफ नवंबर 1949 को। और आर्टिकल 391 और आर्टिकल 392 ये जो टोटल 16 आर्टिकल हैं, वो 26 ऑफ नवंबर 1949 को ही कमेंस हो गए थे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो टोटल 395 आर्टिकल है, इसमें से 16 आर्टिकल जो हैं वो कमेंस हो गए थे 26 ऑफ नवंबर 1949 को, और रेस्ट आर्टिकल जो बचे वो आर्टिकल 26 ऑफ जनवरी 1950 को 1950 को हमारा कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो जाता है, कैम इनटू फोर्स हो जाता है। और उसी दिन को हम लोग रिकॉग्नाइज करने के लिए, याद करने के लिए रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं। और ये 26 ऑफ नवंबर 1949 जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, जिस दिन ये 16 आर्टिकल कमेंस हुए, वो दिन को हम लोग लॉ डे के तौर पे और कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे मनाते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन एराइज होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 ऑफ नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, तो हम लोग 2 मंथ के लिए वेट क्यों किए? 26 ऑफ जनवरी 1950 का वेट क्यों किए? तो इसका भी स्टोरी हिस्ट्री में छिपा हुआ है। 31 ऑफ दिसंबर 1929 में लाहौर में इंडियन नेशनल का एक मीटिंग बैठा था, अधिवेशन बैठा था। इस मीटिंग में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए जवाहरलाल नेहरू ट्राई कलर झंडा फहराते हैं। इसी के साथ साथ इसी अधिवेशन में 2 फैसले और लिए जाते हैं। एक कि अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट गांधी जी के नेतृत्व में स्टार्ट किया जाएगा, पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए। और हर साल हम लोग 26 ऑफ जनवरी को 26 ऑफ जनवरी को फ्लैग होस्टिंग करेंगे पूर्ण स्वराज को सेलिब्रेट करते हुए। तो ये मीटिंग हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। इसके बाद सबसे पहले पूर्ण स्वराज को सेलिब्रेट करते हुए इसके एक मंथ के बाद 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए ट्राई कलर झंडा फहराया गया था पूर्ण स्वराज को मनाने के लिए। तो इसी दिन को मेमोराइज करने के लिए, इसी दिन को यादगार बनाने के लिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया, तो हम लोग 2 मंथ का इंतजार किए 26 जनवरी 1950 तक का, ताकि उस दिन को फिर से याद कर सके और उस मेमोरी को कंटिन्यू कर सके, पूर्ण स्वराज वाले मेमोरी को बनाए रख सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।